दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कहानी सुनने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी 2 भागों में होने वाली है। उसका नाम है ईर्ष्या और शक। इसका पहला भाग। कमला अपने बगीचे में माली के साथ तरह तरह के फूल और पत्तियों को पहचान रही थी। उन्हें पहचानने की कोशिश कर रही थी और उन्हीं के साथ खेल भी रही थी, क्योंकि उसके साथ खेलने के लिए उसका कोई सगे भाई बहन नहीं थी। वह अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। आज राखी का त्यौहार था। 12 महीने का दिन, बच्चों के इंतज़ार का दिन। सभी बच्चे अपने अपने घरों में खेल कूद रहे थे। इस चहल पहल में किसी को भी आज कमला की याद नहीं आई कि वह बेचारी अकेली बैठी होगी। इसलिए वह यहीं पर अपने घर के बरामदे में बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। अचानक उसकी दृष्टि सड़क पर हरी हरी साड़ियों से सजी हुई कुछ स्त्रियों और बालिकाओं पर पड़ी, जिनके हाथों में चांदी के समान चमकती हुई थालियों में फूल माला, फल फूल और नारियल के साथ साथ रंग बिरंगी राखियां चमचमा रही थी। उसका ध्यान उसकी तरफ दौड़ गया। उसी समुदाय में कमला की सखी बन्नो भी थी। वह भी उन्हीं के साथ जा रही थी। बन्नो को देखकर कमला चुप न रह सकी। कौतूहलवश वह पुकार उठी, इतनी सज सजा के कहाँ जा रही हो बन्नो? वह थाली में क्या ले रही हो जो चमकता हुआ है? बन्नो कमला की अनभकता पर हंस पड़ी, बोली, इतना भी नहीं जानती कम्मो, आज राखी है ना। हम लोग भगवान जी के मंदिर में पूजा करने जाती हैं। वहाँ से लौटकर फिर राखी बांधेगी। किसे बांधेगी राखी? कमला ने बड़े ही उत्सुकता से पूछा। इस प्रश्न पर सभी औरतें एक साथ खिलखिलाकर हंस पड़ी और कमला बुरी तरह शर्मा गई। बन्नो कमला की सहेली थी। अपनी सखी के ऊपर इस प्रकार सबका हंसना उसे ज़रा भी अच्छा नहीं लगा। वह कमला के पास आकर बोली, अरे कम्मो, अभी हम लोग भगवान जी की पूजा करके उन्हें राखी बांधेंगी। पहले यही करना होता है, फिर घर आकर अपने अपने भाइयों को राखी बांधेगी। तुम भी चलो ना हमारे साथ। पर मैंने तो अभी अम्मा से पूछा ही नहीं। ऐसे बिना बताए कैसे चलूँ तुम्हारे साथ? माँ से पूछकर मंदिर में आ जाना, ठीक है? यह कहकर बन्नू वहाँ से चली गई। कमला अपने हृदय में राखी बांधने की प्रबल उत्कंठा लिए हुए बड़े उत्साह से माँ के पास आई। उसकी माँ निर्मला बैठी हुई वहीं घर पर कुछ पकवान बना रही थी। वह 9 बरस की बालिका घर में बिल्कुल अकेली होने के कारण यहाँ वहाँ अपना वक्त बिता रही थी। अब भी निरी बालिका ही ठहरी। वह माँ के गले में दोनों बाहें डालकर पीठ पर झूलकर बड़े ही प्यारे अंदाज में बोली, माँ, मैं भी राखी बांधूंगी माँ। तू किसे राखी बांधेगी बेटी? माँ ने किंचित उदासी से उससे पूछा। तू जिसे कहेगी उसे बांध दूंगी माँ, कमला ने सरल भाव से कह दिया। किंतु माँ की आंखों के आंसू रुक न सके। वह अपनी अलग ही पीड़ा में परेशान थी। कुछ क्षणों में अपने को कुछ स्वस्थ पाकर निर्मला ने कहा, तेरी किस्मत में राखी बांधना लिखा ही होता तो क्या 4 भाइयों में से एक भी न रहता? राखी का नाम लेकर मुझे रुला मत, जला मत मुझे बेटी, चुप रह। माँ के आंसुओं से कमला इतना तो समझ ही गई। वह बुरी तरह से सहम गई। कहाँ के, किसके 4 भाई? उसकी माँ क्या कह रही है? वह इतनी छोटी थी कि कुछ भी ना समझ पाई। हाँ, वह इतना ज़रूर समझी कि राखी के नाम से माँ को बहुत ज़्यादा दुख होता है, इसलिए अब से राखी का नाम अब माँ के सामने नहीं लेना चाहिए। इतनी समझ उसे आ गई थी। पर राखी बांधने की अपनी उत्कंठा को वह दबा ना सकी। वह सोच रही थी कि आखिर वह किसे राखी बांधे, किसे राखी बांधे और भला कैसे बांधे। इसी उधेड़बुन में वह फिर बगीचे की ओर वापस चली आई। अकेली बच्ची यहाँ वहाँ गार्डन में भटकती रही। फाटक के नज़दीक चुपचाप बैठकर वह गीली मिट्टी के लड्डू, पेड़ा, गुजिया और तरह तरह के पकवान बनाने लगी। किंतु राखी की समस्या अभी तक उसके सामने उसी तरह से उपस्थित थी। इसी समय रोली का टीका लगाए और गले में फूलों की माला पहने हुए और हाथों में चमकती हुई बढ़िया सी राखियाँ बांधे हुए उसके पास नीलेश आया। वह अपना वैभव
कमला को दिखलाना चाहता था, क्योंकि कमला और इसमें मित्रता होने के साथ साथ सदा इस बात की भी लाग डांट लगी रहती थी कि कौन किससे किस बात में बड़ा चढ़ा है। दोनों सदा इस बात को सिद्ध करना चाहते थे कि दोनों में से उत्तम कौन है और सही कौन है, और हम तुमसे किसी भी बात में कम नहीं है, एक दूसरे को जताते रहते थे। कमला पकवान बनाने में इतनी तल्लीन थी कि नीलेश का आना उसे मालूम ही ना हो सका। और दिन होता तो शायद कमला के इस प्रकार चुप रह जाने पर नीलेश भी चला जाता, परंतु आज तो उसे कमला को अपनी राखियां दिखलानी थी। उस पर यह प्रकट करना था कि देखो कमला, मुझे जो सम्मान प्राप्त है वह तुम्हें नहीं। इसलिए उसने कमला को छेड़ा जानबूझकर। कम्मो, ये तुम्हारे मिट्टी के लड्डू कौन खाएगा जो इतने ढेर सारे बनाए जा रही हो। कमला के हाथ का लड्डू गिरकर ज़मीन पर गिरकर टूट गया। उसने तुरंत नीलेश की तरफ देखा और नीलेश ने संगर्व दृष्टि से अपने हाथों को देखा, यानी जानबूझकर वह उसे राखियां दिखाना चाहता था, उसके हाथों पर जिन पर राखियां चमक रही थी। कमला अपने पकवानों को भूल गई, फिर वही राखियां उसके दिमाग में झूलने लगी। नीलेश के पास खड़ी होकर हाथ से मिट्टी झाड़ते हुए बोली, तुम्हें किसने राखी बांधी है नीलेश? बन्नों ने बांधी है और मैंने उसे 1 रुपया दिया है, समझी? नीलेश ने उसे समझाते हुए बड़े गर्व से कहा। कुछ क्षणों तक न जाने क्या सोचकर कमला बोली, तो तुम मुझसे भी राखी बंधवा लो नीलेश भैया। मुझे रुपया न देकर अट्ठन्नी ही दे देना, मैं खुश हो लूँगी। नहीं भाई, अट्ठन्नी की बात तो झूठी है। मेरे पास 1 कन्नी है, वह मैं तुम्हें दे दूँगा, चलेगा? पर क्या तुम्हारे पास राखी है? नीलेश ने बड़े ही भोलेपन से पूछा। कमला कुछ सोचती हुई बोली, राखी तो नहीं है, कौन ला देगा मुझे भला? आश्वासन के स्वर में नीलेश उससे बोला, तुम पैसे दोगी तो राखी मैं ही ला दूंगा, यह कोई बड़ी बात थोड़ी ही है। पर कम्मो, राखी अकेली नहीं बांधी जाती, समझी तुम? राखी बांधने के बाद फल, मेवा और मिठाई भी तो दी जाती है, और तुम कहाँ से लाओगी ये सब? मिठाई मैं माँ से मांग लूँगी, वैसे भी वह अब मिठाई बना रही है, और कुछ नींबू बगीचे से तोड़ लूँगी और तुम्हें दे दूँगी, ठीक है? पर पैसे तो मेरे पास 2 ही हैं, उसमें राखी आएगी क्या? कमला ने उससे प्यार से पूछा। नीलेश ने कहा, 2 पैसों में राखी और मिठाई दोनों ला दूँगा कम्मो, चल दे दे। अब तुम माँ से मिठाई न मांगो तो भी काम चल सकता है। कमला चाहती भी यही थी कि किसी प्रकार चुपचाप राखी बन जाए और माँ को कुछ भी पता ना चले। जब उसे मालूम हुआ कि 2 पैसों में राखी और मिठाई दोनों आ जाएंगी तो उसे बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उधर नीलेश राखी लेने गया, इधर कमला फूलों की एक माला एक नन्ही सी थाली में ज़रा सी रोली और अक्षत रखकर उसकी प्रतीक्षा करने लगी, अपने होने वाले भाई की। उसे अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। नीलेश जल्दी से वापस आ गया था। उसने 1.5 पैसे की मिठाई, ढेले की एक राखी लेकर कुछ ही देर में उसके सामान के साथ वापस आ गया। माली के घर से ज़रा सा मीठा तेल मंगाकर एक मिट्टी का दिया जलाया गया, और वहीं गोधूली की पवित्र बेला में एक अबोध बालिका ने एक बालक को 2 पैसों से सदा के लिए अपना भाई के रूप में स्वीकार कर लिया और उसे राखी बांध ली। तिलक लगाकर अक्षत छिड़क कर कमला ने नीलेश को राखी बांधी, फूलों की माला पहनाकर उसे मिठाई खिला दी, और नीलेश ने उसी समय राखी बंधवाकर कमला के हाथ में अपने वायदे अनुसार 1 कन्नी रखवाकर उसके पैर छू लिए। पैर छूकर वह ज्यों ही ऊपर उठा, सामने कमला की माँ खड़ी थी। वह चुपचाप उन दोनों को देख रही थी। उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उन्हें याद आ रहा था नीलेश के साथ का ही उनका एक बच्चा था। यदि आज वह होता तो वह भी लगभग 12 साल का ही होता। सहसा माँ को सामने देखकर कमला कुछ संकोच में पड़ गई। 1 कन्नी को मुट्ठी में दबाकर वह चुपचाप एक तरफ खड़ी हो गई। नीलेश 2 कदम आगे बढ़कर बोला, चाची, यह देखो राखी, कम्मो ने आज मुझे राखी बांधी है और मैंने उसे
एक इकन्नी भी दी है। अब यह मेरी बहन हो गई ना चाची? माँ ने नीलेश को पकड़कर बड़े ही प्यार से हृदय से लगाते हुए गदगद होते हुए उसे कहा, हाँ, तू हो गया मेरा बेटे। नीलेश, आज से तू मेरा बेटा हो गया। नीलेश ने कमला की माँ की बात सुनी या ना सुनी, लेकिन उसका ध्यान अनायास ही किसी और चला गया। वह अपनी एक बहन के कारण बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। वह उससे सदा ही लड़ती रहती थी। वह कुछ चिंतित सा होकर बोला, पर चाची, बन्नो तो मुझसे बहुत लड़ती है। कम्मो बहन हो गई, यह भी तो मुझसे लड़ा करेगी ना? हाँ, लड़ेगी कि नहीं? नहीं रे पगले, सब बहनें नहीं लड़ा करती, समझा तू? कुछ बहनें अलग होती हैं, माँ ने बड़े ही प्यार से कहा और दोनों बच्चों को लेकर वह अपने घर आ गई। उस दिन से नीलेश के 2 घर हो गए। 2 घरों में उसे माता की ममता, पिता का दुलार और बहन का स्नेह मिलने लगा। इस खिलवाड़ को हुए प्राय 8 साल बीत गए थे। कमला अब 17 साल की युवती थी। कमला और नीलेश दोनों सगे भाई बहन से किसी बात में भी कम ना थे और कमला याद से उसे हर साल राखी बांधती थी। अब भी हर साल कमला बड़ी ही धूमधाम से नीलेश को राखी बांधना बिल्कुल नहीं भूला करती थी। बन्नो सगी बहन होकर भी नीलेश के हृदय में वह स्थान न बना सकी थी जो कमला ने अपने सरल और नम्र स्वभाव के कारण उसके दिल में बना लिया था। कमला सरी की बहन पर नीलेश को उसी प्रकार गर्व था जैसे एक भाई को अपनी बहन पर होता है। नीलेश एक बेहद ही सुशील, तेजस्वी और मनस्वी भाई के रूप में उसे मिला था। कमला उसे पाकर जैसे गदगद हो गई थी। वह अपने भाई ना होने की शिकायत अब भूल ही गई थी। बीए की परीक्षा में यूनिवर्सिटी भर में फर्स्ट आ जाने के कारण नीलेश को विदेश जाकर विशेष अध्ययन के लिए सरकारी छात्रवृत्ति मिली और उसे 2 साल के लिए पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना पड़ा। विदेश जाने के 1.5 साल बाद ही नीलेश को लाल लिफाफे में कमला के विवाह का निमंत्रण मिला। कमला के विवाह के समाचार से वह बहुत ज़्यादा प्रसन्न तो हुआ, परंतु वह विवाह में सम्मिलित नहीं हो सकेगा। इससे उसे कुछ दुख भी हुआ था। कमला अपने माता पिता की अंतिम संतान थी। उससे बड़े उसके 4 भाई और 2 बहनें थीं। 2-2, 3-3 साल के होकर वे जिंदा नहीं रहे थे। ना जाने कितने टोटके, कितने पूजा पाठ और जब तक के बाद वह इस लड़की को किसी प्रकार जिला सके थे। नई सभ्यता की पक्षपातनी होने पर भी संतान के लिए कमला की माँ ने जिसने जो कुछ बताया वही किया था। बहुत ही मेहनत के बाद, जद्दोजहद के बाद कमला उनके लिए जिलाई गई थी। कमला के गले में तो किसी महात्मा की बताई हुई एक तावीज़ अब तक पड़ी थी। तात्पर्य ये है कि वह माता पिता दोनों की ही बहुत ज़्यादा दुलारी थी। 15वें वर्ष में पैर रखते ही माँ को उसके विवाह की चिंता सताने लगी थी, पर बाबू आनंदराम कुछ लापरवाह से थे। विवाह का ध्यान आते ही वे सोचने लगते थे, एक ही तो लड़की है, वह भी चली जाएगी तो घर तो हमारा जैसे जंगल हो जाएगा। जितने दिन विवाह टले उतने ही दिन ज़्यादा अच्छा है। इसी से वह कुछ बेफिक्र से रहते थे, इस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। इसके अतिरिक्त उन्हें कमला के योग्य कोई वर भी न मिलता था। वर अच्छा मिलता तो घर मन का न होता और घर अच्छा मिलता तो फिर कोई और बात अच्छी न लगती और फिर कभी वर में कोई न कोई बात ऐसी रहती जिससे वे विवाह करने में कुछ हिचकते से थे। इसलिए उन्होंने कभी भी इस बारे में जल्दबाजी नहीं की। उनके मकान के कुछ ही दूर पर गंगा अपने निर्मल धारा में तेजी से बहा करती थी। प्राय वहाँ के सब लोग रोज़ गंगा में ही स्नान करते थे। कमला भी अपनी माँ के साथ साथ रोज़ गंगा किनारे नहाने जाती थी। एक दिन एक अजीब वाक़या हुआ। उस दिन प्रातःकाल दोनों माँ बेटी नहाने गई थी। अचानक कमला का पैर फिसला और वह बहती चली गई। माँ पुत्री को बचाने के लिए आगे बढ़ी, किंतु बचाना तो दूर, वह स्वयं भी उसके साथ बहने लगी। घाट पर किसी व्यक्ति की नज़र उन पर नहीं पड़ी, इसलिए दोनों माँ बेटी
लगातार नीचे बहती जा रही थी और पुल के नज़दीक पहुंच गई। पुल के ऊपर से कुछ कॉलेज के विद्यार्थी घूमने निकले थे। एक की नज़र इन असहाय स्त्रियों पर पड़ी। वह फौरन पुल से वहीं से कूद पड़ा। बहुत अच्छा तैराक होने के कारण अपने ही बाहुबल पर वह दोनों माँ बेटी को बाहर निकालने में कामयाब रहा। उसकी सहायता के लिए तब तक दूसरे विद्यार्थी किनारे पर जमा हो गए थे और वे उन दोनों को घाट पर ले आए। कोई डॉक्टर के लिए दौड़ा और कोई मोटर के लिए। कुछ देर में माँ तो होश में आ गई, पर कमला स्वस्थ न हुई। इसी बीच आनंद राम जी के पास भी खबर पहुंची गई। वे भी दौड़ते हुए वहां पर आ गए। निर्मला और कमला अभी तक नहाकर वापस न गई थी। उन्हें रह रह कर यही ख्याल आ रहा था और इसी की आशंका हो रही थी कि कहीं वे ही न हों दोनों। घाट पर पहुंचकर देखा तो आशंका सत्य निकली। मोटर पर निर्मला और कमला को बैठा देखकर वे घर आए। वे अपने उपकारी उस विद्यार्थी को भी न भूले जिसने उनकी स्त्री और कन्या को डूबने से बचाया था। आनंद राम जी के आग्रह से वैभव, जिन्होंने उन दोनों को बचाया था, उसको भी उनके घर तक आना ही पड़ा। कमला कई दिनों तक बीमार रही। वैभव प्राय रोज उसे देखने आता रहा। इस बीच में आनंद राम ने वैभव का सब हाल मालूम कर लिया था और उन्होंने वैभव को सब प्रकार से कमला के योग्य समझा था। उन्होंने ईश्वर को कोटिश धन्यवाद दिए जिसने घर बैठे बैठे कमला के लिए इतना योग्य पात्र भेज दिया था। वे उससे काफ़ी खुश थे। वैभव बसंतपुर का निवासी था और यहाँ कॉलेज में एमए फाइनल में इसी साल बैठने वाला था। परिवार में पिता को छोड़कर और कोई भी नहीं था। पिता डिप्टी कलेक्टर और बसंतपुर के प्रसिद्ध रईस थे। वैभव स्वयं भी बहुत सुंदर, स्वस्थ, तेजस्वी और मनस्वी नवयुवक था। अन्य नवयुवकों की तरह उसमें उच्छृंखलता नाम मात्र को भी नहीं थी। वह रोज़ कमला को देखने आता अवश्य था, लेकिन जब तक आनंद राम जी स्वयं उसे अपने साथ लेकर भीतर न ले जाते, वह कभी भी घर के अंदर नहीं आता था। उसके इस व्यवहार और अध्ययनशीलता तथा उसकी विद्या और बुद्धि पर आनंद राम पूरी तरह से कायल हो गए थे और उनकी स्त्री और वह खुद दोनों ही उस पर मुग्ध थे और इसलिए अपनी प्यारी पुत्री को उन्होंने वैभव को सौंप दिया। वैभव भी कमला के शील स्वभाव पर बुरी तरह से मुग्ध था। इसके पहले उसने विवाह की तरफ सदा अनिच्छा ही प्रकट की थी, किंतु कमला के साथ जो विवाह का प्रस्ताव हुआ तो उसे वह अब टाल न सका। उसने भी अब हामी भरती थी। प्रसन्नता से वह स्वीकार कर लिया था। वैभव कमला को इतना अधिक चाहते थे कि विवाह के बाद वह 2-3 महीने तक माँ के घर वापस न आ सकी, एक बार भी नहीं। वैभव उसे रोकते न थे, पर कमला जानती थी कि उसके जाने के बाद उन्हें कितना बुरा लगेगा। अकेला घर उनको खाने को दौड़ता है। माता पिता से मिलने के लिए भी कभी कभी वह बहुत विकल भी हो जाती थी। उसकी इस विकलता को वैभव भी अच्छी तरह समझता था और उसे इस बात का दुख भी होता था, किंतु वह कमला का क्षणिक वियोग भी सहने को तैयार नहीं था। यहाँ तक कि उसने अपने मित्रों से मिलना जुलना बंद सा कर रखा था। उसका अधिकांश समय उनके शयनगार में ही बीतता था। वहीं वह पढ़ते लिखते और आपस में बतियाते रहते थे और कमला वही उनकी आंखों के सामने रहती थी। विवाह के 3 महीने बाद वैभव के पिता की बदली उसी शहर में हो गई जहां कमला का मायका था। कमला और वैभव दोनों ही इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। अब कमला को माता पिता से मिलने की सुविधा भी हो गई और उसे तकलीफ भी नहीं होती थी। अब वह आराम से दोनों वहीं पर आ सकते थे और वैभव का भी साथ न छूटता था। अब वह प्राय दूसरे तीसरे दिन घंटे 2 घंटे के लिए आकर अपने माँ बाप से मिल जाया करती थी। इसी प्रकार एक दिन वैभव के साथ कमला अपनी माँ के घर आई और वहीं पर कुछ समय बिताना चाहा। कमला तो अंदर चली गई।
वैभव वहीं हॉल में ही आई चिट्ठियों को लगातार देखने लगा। वह चिट्ठियां अब तक बंद पड़ी थी। एक पत्र विदेश से आया था। लिखावट उसके मित्र और सहपाठी नीलेश की थी। उसने देखकर ही पहचान लिया था। पत्र था कमला के लिए। वैभव ने बड़ी ही उत्सुकता से पत्र को खोला, जिसमें लिखा था, प्यारी कम्मो, अब तो तुम्हारे पत्रों के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ना जाने तुम कहाँ व्यस्त हो गई। क्या तुम्हें पत्र लिखने तक का अवकाश नहीं मिलता? हाँ, सच बताओ, अपने नए साथी के कारण तो मुझे नहीं भूली जा रही हो ना? ध्यान रखना, मुझे ना भूलना। यदि ऐसा होगा तो भाई मेरे साथ अन्याय होगा बड़ा। पत्रों का उत्तर तो कम से कम दे दिया करो, इतना भी नहीं होता का? चाची को प्रणाम कहना। और अब पत्र देर से लिखा तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगा, समझी तू? तुम्हारा नीलेश। पत्र पढ़कर वैभव को समझ भी नहीं आया कि आखिर ये सब क्या है। वह पत्र पढ़कर बुरी तरह से स्तंभित सा रह गए। वह समझ न सके कि कब और कैसे नीलेश की कमला से पहचान हुई होगी। 2 साल पहले 7 साल तक नीलेश ने उसी के साथ पढ़ाई की थी। वे दोनों एक ही कक्षा में हुआ करते थे और दोनों ने एक ही स्कूल से पढ़ाई की थी। उसने कभी भी कमला का जिक्र उससे नहीं किया था और न ही विवाह के बाद। आज तक कमला ने नीलेश का कभी कोई जिक्र नहीं किया और ना ही नीलेश के विषय में उनसे कुछ ही कहा है। और अब पत्र आते हैं तो कमला के मैके के पते से। पत्र की भाषा तो यही प्रकट करती है जैसे दोनों बहुत दिनों से बहुत ही अधिक घनिष्ठ मित्र हैं और मित्र के रूप में आपस में बातें भी करते रहते हैं। वे गहरी चिंता में डूब गए। आज पहली बार कमला उन्हें कुछ दोषी सी जान पड़ी। उसे वैभव से नीलेश के विषय में सब कुछ कह देना चाहिए था, ऐसा उसे लगा। नीलेश के प्रति भी आज वैभव के हृदय में एक प्रकार के ईर्ष्या जनित भाव जागृत हुए। फिर पत्र पढ़ने के बाद वे कमरे में अंदर ना जा सके। पत्र को जेब में रखकर चुपचाप अपने घर चले आए। कमला ने वैभव की कुछ देर तक उसी घर में प्रतीक्षा की। जब वे अंदर न आए तब उसने बाहर आकर बैठक में देखा। वहाँ भी उन्हें न पाकर वह समझी कहीं काम से गए होंगे, किंतु जब 2 घंटे तक वैभव न लौटे तो वह बुरी तरह से घबरा गई। अपनी माँ की कार में बैठकर वापस ससुराल में आ गई। आपने तो ये बात सुना ही होगा, अ रिजर्व्ड लवर मेक्स अ सस्पिशियस हस्बैंड। यह कहावत वैभव पर अक्षरश चरित्रार्थ होती है। वे कमला को जितना ही अधिक प्यार करते थे उतना ही उन्हें उस पर संदेह भी होता था। नौकर चाकर से भी कमला का बात करना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वे कमला पर अपना एक छत्र अधिकार चाहते थे। वे तो कदाचित यहाँ तक चाहते थे कि कमला को किसी प्रकार बहुत ही छोटे आकार में परिवर्तित करके अपने पॉकेट में रख लें, जिससे वही केवल कमला को देख सके, वहाँ तक और किसी की पहुँच न हो सके। कमला घर आई तब वे अपनी खाट पर लेटे हुए थे। उन्होंने जानबूझकर नीलेश की एक फ़ोटो निकालकर अपने पास वहीं पास में चारपाई पर रख ली थी। कमला ने पहुंचकर पति का चेहरा देखा। देखते ही उसने पहचान लिया कि इन्हें किसी प्रकार का मानसिक क्लेश हो रहा है। वह उनके पास पहुंचकर खाट पर आकर चुपचाप बैठ गई। बैठते ही उसकी दृष्टि नीलेश की फ़ोटो पर पड़ी। कुछ हर्ष, कुछ कौतूहल से पति की उदासी का उसने कारण जानना चाहा, पर कारण जानने से पहले उसने नीलेश का चित्र उठाकर फौरन उससे पूछा, अरे ये फ़ोटो तो नीलेश का है, यहाँ कैसे आया? तुम इन्हें जानती हो? जानती हूँ, कह के वैभव ने करवट फेर ली। कमला की तरफ पीठ और दीवार की तरफ मुंह करके वे अपनी वेदना को चुपचाप अपने मन ही मन में पीने लगे। तुम इन्हें जानते हो तो अभी तक मुझसे बताया क्यों नहीं? कमला बड़े ही हैरानी और भोलेपन से उनसे पूछने लगी और उनसे फिर से पूछा, आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? वैभव ने कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बाद
कमला को फिर कुछ पूछने का साहस ही नहीं हुआ। वह वहीं एक तरफ वैभव के पैरों को सहलाने लगी। वैभव ने अपने पैरों को जोर से अपनी तरफ खींच लिया। कमला समझ गई कि नाराज़गी उसी पर है। वह वैभव के स्वभाव को इतने दिनों से बहुत अच्छी तरह जान चुकी थी। वैभव जो उस पर पग पग पर संदेह करते थे, उससे भी वह बिल्कुल छिपा नहीं था। किंतु वैभव का हृदय कितना सच्चा, कितना गंभीर और कितना उदार है, यह भी वह भली भांति जानती थी। पति का संदेह मिटाने के लिए वह बड़े ही नम्र स्वर में बोली, देखो, किसी तरह का संदेह ना करना अपने मन में। जो भी पूछना है मुझसे तुम पूछ सकते हो। नीलेश मेरा भाई है, समझे? सब समझ लिया, वैभव ने बड़ी ही रुखाई से उत्तर दिया। कमला ने फिर अपनी उसी नम्र स्वर से पूछा, और तुम वहाँ से चुपचाप मुझे वही मैके में छोड़कर घर क्यों चले आए? चला आया, मेरी खुशी, तुम्हें अपने साथ नहीं लाना चाहता था। फिर भी तुम क्यों चली आई? वहीं पर रह जाती। अच्छा, 2-3 दिन अपने माँ के पास ही रह लेती, वैभव ने तीव्र स्वर में कहा। कहने को तो वैभव ये बात कह गए, किंतु इस 2 ही घंटे में उनके हृदय की जो हालत हुई थी, यह वही जानते थे। वह एक पल के लिए भी उससे अपने दिल से दूर नहीं रखते थे। कई बार स्वयं जाने के लिए उठे, पर अपने अहम के कारण नहीं जा सके। नौकर को तांगा लेकर भेज ही रहे थे कि सामने से कमला अपनी माँ के कार में आ पहुँची थी। कमला के आने से पहले वह उसके लिए बहुत विकल थे, किंतु उसके आते ही वे फिर से तन गए। कमला यह समझती थी, इसलिए उसे कुछ हंसी आ रही थी, परंतु फिर भी अपनी हंसी को दबाती हुई वह बोली, तो तुम मुझसे कह के आते कि तुम यहाँ 2-3 दिन रह सकती हो तो मैं रह जाती। मुझे क्या है, अपने माँ के पास तो मैं खुशी रहती। हाँ हाँ, चली जाना। वैभव ने केवल मुंह से ही कहा, लेकिन हृदय कहता कि खबरदार, अगर यहाँ से हिली भी तो ठीक ना होगा। कमला बोली, अच्छा बाबूजी कचहरी से लौटे होंगे तो उन्हीं की कार में चली जाऊंगी, और क्या, मुझे तो जाना ही है। किंतु बाबूजी के कचहरी से लौटने के पहले ही दोनों का आपस में मेल हो गया। कमला को फिर माँ के घर जाने में और भी काफ़ी दिन लग गए और इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। इसके बाद वैभव को कमला ने अपने और नीलेश के संबंध में सब कुछ पूरी ईमानदारी और सच्चाई से बतला दिया। उसी दिन कमला को यह भी मालूम हुआ कि नीलेश वैभव का सहपाठी होने के साथ ही साथ अभिन्न हृदय मित्र भी हैं। यह जानकर भी कि नीलेश कमला का राखी बंध भाई है, न जाने क्यों वैभव का नीलेश के प्रति बड़े ही अजीब स्वभाव हो गया था। नीलेश के प्रति कमला का स्नेह भाव सहन नहीं होता था। साथ ही साथ वह नीलेश का अपमान भी बिल्कुल नहीं सह सकते थे। अब इसके आगे क्या हुआ? नीलेश विदेश से लौटने वाला है, क्या होगा जब नीलेश और कमला एक दूसरे से मिलेंगे? क्या वैभव अपनी पत्नी और दोस्त को एक साथ देख सकेगा? ऐसे और कई प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए वेट कीजिए कल तक का दूसरे भाग के लिए। जल्दी ही आप उसे सुन सकेंगे। और फिर कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में हमें अपनी राय ज़रूर बताइए। और फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।